So today my topic is important formula and numericals. एक्चुअली प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था उसको एक बार रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करेंगे। थोड़ा याद करो, मैंने आपको बताया था डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पहला फॉर्मूला। फिर मैंने बताया था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। उसके बाद बताया था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम के। उसके बाद बताया था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम ई वी। ई वी मतलब पोटेंशियल या क्यू वी बोल दो, यही तो बताया था। ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन था। और आपको पता था डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन और बोर्ड में इंटरलिंक था, क्योंकि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई को उसने अपने थ्योरी से भी प्रूव कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम बताया था। समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम में मैंने क्या बताया था आपको, कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो सर्कुलर भी हो सकता है और इलिप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। कैसे है वो मैंने बता दिया। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल पाथ किसने लाया था, समरफेल्ड मॉडल ने लाया था। क्लियर, यस। चलिए, उसके बाद मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको क्या बताया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और ये सब जितने भी हैं, ये जो डी ब्रॉगली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ट्रू है, मैक्रोस्कोपिक के लिए ट्रू नहीं है। डेल क्यों नहीं है वो भी बता चुका था। ये ग्रेट वेट। उसके बाद मैंने आपको बताया था डेल्टा एक्स इन डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, याद आया, यस। उसके बाद मैंने आपको इसी में बताया था डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। उसके बाद मैंने बताया था डेल्टा फाई इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। यानी जब वेब मैकेनिकल मॉडल का इंट्रोडक्शन हुआ तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बड़ा इनका हेल्प किया। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बता दिया था बच्चों, नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया, थोड़ा ध्यान रखना, क्वांटम नंबर के बारे में। मैंने बोला था द सेट ऑफ 4 नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिंबलाइज किससे कर देते हैं, एन। ये आपका क्या देता था, जल्दी बता दो, साइज एंड मेन जो चीज है वो लिख रहा हूं मैं, एनर्जी ऑफ द सेल या ऑर्बिट बोल दो, टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। यही तो बताया था, आई थिंक याद है तुम लोग को। चलिए, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल एल। ये क्या बताता है आपको, बताओ जल्दी से। शेप बताया जा, बेसिकली ये शेप बताता है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, शेप ऑफ सबसेल, और ये और ऑर्बिटल जो बोल दो, ठीक है। क्या शेप होता है याद करो, एस का क्या बताया था मैंने, एस का शेप होता है स्फेरिकल, और ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। इसका नोडल प्लेन सबको पता है, इस जगह पे इसका नोडल, जो नोडल प्लेन होता है बच्चों, पार्डन, जो नोडल प्लेन होता है यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन नोडल सरफेस आपका जीरो नहीं होता, डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों नहीं होता वो आपको पता है। चलिए, उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट, पी। पी सबसेल का याद करो, मैंने बताया था पी सबसेल का क्या शेप होता है, डम्बल, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल। ये सब एक साथ कॉपी में लिख लेना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ फाइल में। डम्बल शेप होता है, डायरेक्शनल होता है। किस तरह का शेप मैंने बताया था, इस तरीके का शेप है। ये पॉइंट है, ठीक है। यानी इसके केस में अगर मैं बात करूं नोडल पॉइंट कितने होंगे, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो सर, नोडल पॉइंट 1 हो जाएंगे, होंगे ना। और उसके बाद पी के कितने फॉर्म होते हैं याद करो, मैंने बताया था पी एक्स, पी वाई और पी जेड, बिल्कुल। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी थी, क्या होती है, -1, 0 और +1। उसके बाद आ जाता है डी का। डी का क्या हो जाता है, जल्दी बता दो, डबल
डम्बल, यस, डबल डम्बल, और ये भी डायरेक्शनल होता है। इसका भी नोडल पॉइंट कितना होता है मैंने आपको बता दिया था। इसका भी नोडल पॉइंट क्या होता है, ओनली वन। किस तरह का शेप आपको जनरली दिखता है डी में, ये इस तरीके से आपको शेप दिखता है ना। और ये जनरली होता किसका है, एक खाली एक को छोड़कर, यानी डी जेड स्क्वायर को अगर मैं लीव कर दूं तो बाकी सबका इसी तरह से आपको शेप दिखता है, जिसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड होता है ना। क्या बताया था मैंने, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें से मैंने बोला था डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। क्यों नहीं होता नोडल प्लेन, वो भी मैंने आपको बता दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो ये लोब्स घूम रहा है इसके चारों ओर, तो जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के चांसेस होते हैं वहां पर भी मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये डबल डंबल यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद एफ की मैं बात करूं तो एफ का अभी भी इनको बोला जाता है कम्प्लेक्स शेप होता है। ठीक है, और इसके लिए एम की वैल्यू सबको पता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। एफ का भी शेप है, मैं आपको इसका इमेज भेज दूंगा। ठीक है, बट अभी आपको इतना ही समझना है, एफ का जो है कम्प्लेक्स शेप होता है। उसमें भी लिखते हैं जैसे डी एक्स वाई स्क्वायर डी जेड क्यू, इस तरह से एफ का भी आपका शेप हो जाता है। ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था नोड्स। आपको पता है नोड्स एक ऐसा प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। नोड्स के मैंने दो टाइप बताए थे। पहला क्या बताया था, रेडियल नोड। रेडियल नोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नोडल सरफेस, याद आया, बिल्कुल। उसके बाद मैंने बताया था दूसरा होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, नोडल प्लेन, याद आया, बिल्कुल। अब अगर पूछे रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला हो जाता है n-l-1। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर नोड्स कैसे ढूंढते हैं, तो एंगुलर नोड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, l। और अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे तो दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों क्या आ गया, n-1। एक चीज यहाँ पे स्टार बना के हमेशा समझना, न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी, इनको नोट्स में हम इंक्लूड नहीं करते। इस चीज को याद रखना। तो कोई पूछेगा, आप पूछ सकते हो सर न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो क्या हम उसको भी नोट्स में ले ले, नहीं, न्यूक्लियस और इंफिनिटी को एक्सक्लूड करके ही हम यहाँ पे नोट्स ढूंढते हैं। और चाहे वो ग्राफ में हो चाहे वो फॉर्मूला में हो, किसी भी तरीके से हमें इसको आराम से हम इसको ढूंढ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया नहीं था, अभी बताने वाला हूं। उसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, म्यू इफेक्टिव, इस तरह से इसको दिखते हैं। फॉर्मूला होता है √n n+2 bm। ये होता है बोर मैग्नेटॉन। अगर आपसे कोई पूछे 1 bm इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे पूछता नहीं है, फिर भी फॉर्मूला EH/4πmc, याद रखना, 1 bm। ठीक है, अब ये तो आप जानते हो, वर n इज इक्वल टू सबको पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। कभी कभी इसी म्यू इफेक्टिव को इस तरीके से भी आपने लिखा हुआ देखा है, 4ss+1। ठीक है, अब आप घबरा जाते हो कि सर ये जो है 4ss+1 मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, तो एक्चुअली ये कुछ भी स्पेशल नहीं है। s के जगह मतलब होता है 1/2 इंटू एन। अब अगर हम इसके जगह पे 1/2 इंटू एन पुट करके देखें तो कैसा दिखता है, थोड़ा चेक करके देखो। 1/2 + 1, तो आपको पता है, वेट फॉर अ मोमेंट, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा 2n, एलसीएम ले लिया तो मैंने क्या बच गया, n+2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल, यानी n+2 bm, बोर मैग्नेटॉन देखो आ गया। यानी मैग्नेटिक मोमेंट का ये आपको किसी भी तरीके से दिया हुआ रहे, घबराने की कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला भी अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है तो आप आराम से सोचना, इस ओके चलेगा। ये समझ में आया, आई थिंक सबको ये चीजें समझ में आ रही होगी। एस मतलब याद रखना 1/2 इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास बारी आती है, वेट फॉर अ मोमेंट, अब हमारे पास इस जगह पे एक छोटा सा चीज क्या आता है,
कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, ध्यान से समझना, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें पता है जो अबाउ प्रिंसिपल है और बोर बड़ी रूल है वो क्या है आपका। अबाउ प्रिंसिपल के लिए आपको पता है जिसकी एनर्जी कम हो, मतलब इस तरीके से 1s 2s देन 2p देन 3s 3p देन 4s देन 3d देन 4p एंड सो ऑन। इसी को सपोर्ट किसने किया था, बोर बड़ी रूल भी इसको बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं n प्लस एल रूल। एन की वैल्यू आप जानते हो और एल की वैल्यू भी जानते हो। फिर से मैं बता देता हूं, एस के लिए एल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, ठीक है। पी के लिए क्या होती है, 1, डी के लिए क्या होती है, 2, एफ के लिए क्या हो जाता है बच्चों, 3, जी के लिए क्या हो जाता है, 4। इस तरीके से आपकी वैल्यू हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अगर कैटायन का लिखना है या हमें एनायन का लिखना है तो किस तरीके से हम कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हम ढूंढ सकते हैं। या कभी कभी बहुत जगह पे आप देखते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी पूछा जाता है। खैर अभी एक एक करके हम लोग सीखते जाते हैं। सपोज करो किसी ने आपसे पूछ दिया कि कैल्शियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको पता क्या लिखोगे, 1s2 2s2, ये सबको आता होगा और बताया भी था, 3s2 3p 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। आपको पता है अगर इसको सेल वाइज लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 और ये 8 और यहाँ पे 8 और ये 2 2 8 8 2। अब आपको पता आउटर मोस्ट सेल एक्चुअली हमेशा क्या होता है, 4s ही होता है। तो अगर आपसे कैल्शियम 2 प्लस का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, याद रखना एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते। क्यों होते हैं ये भी मैं बता चुका हूं। तो अगर Ca2 प्लस का कोई आपको लिखने बोले तो 3s2 3p6, अब आप इसको लिख के आ जाओगे, ये भी आप जानते हो। जैसे उसके बाद मैंने लिख दिया स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आप कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2 आएगा, तब जाके 3d1 आएगा। और अगर अब इसको आपको कोई सेल वाइज लिखने बोले तो आप क्या लिखोगे सर, 2, उसके बाद क्या लिखोगे 8, उसके बाद आप लिखोगे 8, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, ये लिख के आ जाओगे आप, आई होप सो। लेकिन याद रखना आपको पता भी होगा ये गलत है, ये डी भले ही बाहर दिख रहा है बट ये इनर सेल में है, याद रखना। तो अगर इसको कोई सेल वाइज अगर आपको लिखने बोले तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, इस तरीके से आप लिखो। इस पे क्वेश्चन भी आया था निट में, ठीक है, क्या आया था वो मैं आपको दे चुका हूं, असाइनमेंट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसमें 2 है, यहाँ पे 8 है। अब आपको पता है एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में होता कौन है, एस पी और डी। तो ये 8 + 1 9, तो यहाँ 9 लिखोगे और इस जगह पे 2 लिखोगे। तो अगर कोई आपसे कोई पूछे कि स्कैंडियम प्लस का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो स्कैंडियम प्लस मतलब 3d से बाहर मत निकालना, ठीक है बच्चा लोग। जनरली स्कैंडियम प्लस तो होता नहीं है, स्कैंडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई स्कैंडियम 3+ आपको पूछे कि स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे, आप सीधा लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा, ये स्कैंडियम 3+। तो इस तरह से हम लोग कैटायनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है, आई होप सो नहीं प्रॉब्लम है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और वेट करेंगे। अब हमारे पास अगर कोई पूछे कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आयरन का हमने लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और बचा क्या 3d6। अब अगर आपसे कोई पूछे Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्या इलेक्ट्रॉन डी से बाहर निकालोगे, गलती से भी नहीं। कैसे निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, यानी ये आउटर मोस्ट सेल से हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर, भले आप लिखते ऐसे हो लेकिन बाहर कहां से जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब मैं बोलूं Fe3+ का एटॉमिक नंबर फिर से 26, कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5, यानी s से 2 इलेक्ट्रॉन गए और d से 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कैटायंस के। अब अगर आपसे कोई पूछे क्रोमियम का लिखो, तो क्रोमियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 देन 3p6 देन 4s2 और 3d4 अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल। लेकिन इस जगह पे हम देखते हैं
कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मींस एक इलेक्ट्रॉन s से d पे चला जाएगा ताकि d जो है हाफ फिल्ड हो जाए, और हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इस जगह पे अबाउ प्रिंसिपल जो होता है वो वैलिड नहीं होता। तो किस तरह से क्रोमियम का हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, ज्यादा। तो इस जगह पे अबाउ प्रिंसिपल आपका वैलिड नहीं होता। अब मैं बात करूं कॉपर की, ये चीजें आपको इजी लग तो रही होगी, क्योंकि मैं इसको इतना इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल्स और अच्छे से बनेंगे। 3s2 3p6 4h2 और 3d9 ये तो हम लिखते हैं। और आपको पता है कॉपर का एग्जिस्टेंस, कॉपर क्या होता है CeO और Cu2O, और ये चीज डी ब्लॉक में आप पढ़ चुके हैं कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब आपको पता है कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग मूव कर सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, क्योंकि आपको पता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। माइंड में सेट? हाँ, सबके ये जगह आई थिंक सबको सबके सेट हो रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है, अगर मैं लिखूं Cl माइनस एनायन का, तो आपको पता है क्लोरीन, क्लोरीन का पूछूं, क्लोरीन का अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोले तो आपको पता है पहले क्लोरीन का लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, लेकिन आपको पता माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो आप इस जगह पे क्या लिखोगे बच्चा 3p6। यानी अगर माइनस हो या प्लस हो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे नहीं। इस चीज को माइंड में आप सेट कर लो। अब आपके पास आ जाता है कि सर ये हाफ फील्ड, ये बहुत वीवीआई है। हाफ फील्ड, अभी आपने कहा कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो सबसेल होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो अरेंजमेंट होता है वो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। व्हाई दे हैव मोर स्टेबिलिटी देन पार्शियली फिल्ड सबसेल, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? पहले तो सबसे पहला लॉजिक है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने? पहला सबसे अच्छा लॉजिक है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, और दूसरा लॉजिक है स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। ये दो रीजन है जिसके चलते आपके जो होते हैं हाफ फिल और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, बहुत ज्यादा होती है। माइक ऑन करो, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बता सकता है इसका एक्सप्लेनेशन कि एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर किसी को आता है तो आराम से हमें बताओ, और नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को आता है? अगर किसी को आता है तो आराम से बताओ, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बताएगा? आवाज आ रही है मेरी सबको? प्रिया? हाँ सर आ रही है। चलिए बताएंगे इसको आप? नहीं सर मुझे नहीं आता। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबको पता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मैं नया नहीं बताने वाला हूं, लेकिन हाँ नीचे वाला जो है वो अच्छा बताऊंगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है थोड़ा सा आप समझ लो। अगर मैं लिखूं क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। अब जब मैं इसको ऑर्बिटल वाइज लिखना चाहता हूं तो याद रखना ऑर्बिटल वाइज मैंने क्या देखा, आपको पता है हर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, और ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। और आपको पता है इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है, याद करो मैंने बताया था 5 फोल्ड। तो ये अगर मैं फिल करूं 1 2 3 एंड 4 सबकी एनर्जी सेम है, तो ये भी चाहेगा अगर मुझे भी मिल जाए तो पूरा का पूरा सब सारे ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन इच मिल गए, तो जिसके चलते जो डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हें कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 4s1 और 3d5, तब आप क्या देख रहे हो कि 1 2 3 4 5। अब आप इसको अगर बड़े
अच्छे तरीके से देखोगे तो सब सारे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम है सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए। और आपको पता है एस में भी एक इलेक्ट्रॉन चलेगा और एस में 2 इलेक्ट्रॉन भी चलेगा, ये भी सिमेट्रिकल है ये भी सिमेट्रिकल। लेकिन इस जगह पे देखो यहां सिर्फ एस सिमेट्रिकल था लेकिन D4 सिमेट्रिकल नहीं थे, क्योंकि एक जगह यहां पे क्या था, एम्प्टी था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाइड करके 4s1 3d5 लिख दिया, अब देखो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब मजे में है। तो यानी जब डीजेनरेट ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम है सबको अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिकल। और आपको पता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसको सपोर्ट किसने किया था, हंस रूल ने भी किया था। हंस ने क्या बोला था, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी पैरेलल स्पिन में है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। याद करो बताया था, बिल्कुल। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। इसी तरह से मैं कॉपर लिखता हूं तो कॉपर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो सर 3d9 4s2। तो आप इसको कैसे फिल करोगे, आपने इस तरह से फिल किया 1 2 3 4 5 और ये 4s2, ठीक है। आपने यहाँ पे देखो तो बिल्कुल सारी चीज आपको समझ में आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखो सारे सबकी सेम एनर्जी है लेकिन बेचारे को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है। तो ये बोलेगा एक काम करो हम सिमेट्री हो जाते हैं। तो इसने क्या बोला, 3d10 4s1 ले लिया। अच्छा, इसमें अब आप जब इसको फिल करके देखते हो तो आप क्या देखते हो कि सबके पास सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो आपको पता लड़ाइयां होती नहीं है। जैसे घर में भी अगर आप दो भाई बहन हो और सब दोनों को अगर 100 रुपीज इच मिले तो लड़ाइयां नहीं होगी, लेकिन किसी को 150 और किसी को 50 मिल जाए तो आपको पता है क्या होने वाला। तो सिमिलरली ये टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के पास भी होती है। अब देखो सबको सेम मिल गए क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है तो अब सब खुश हैं। तो जब इस तरह का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज कर जाती है। तो पहला क्या होगा, अगर कोई पूछे स्टेबल क्यों होते हैं तो बोलोगे क्या, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा आता है क्या बच्चों, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है देखो, जितना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और एक्सचेंज एनर्जी के चलते स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब सारे ऑर्बिटल्स हैं, सारे क्या हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब आप एक्सचेंज, इफ द नंबर ऑफ एक्सचेंज इज मोर दैट मीन टू से इट विल हैव मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड व्हिच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। और यही चीज याद करो मैंने नोट्स में हंस रूल में भी लिखाया था। अब क्या होता है एक्सचेंज, आप खुद ही समझो। मैंने क्रोमियम ले लिया, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देखो सर, 3d4 4s2। चलो मैंने देख लिया, ये वाला जो ओल्ड वाला है उसको मैंने लिख लिया। अब देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसको बहुत अच्छे से समझना, पूछता कोई नहीं है लेकिन समझने में आता है। 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो, मैंने मान लिया ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। अब पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखो तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ सकता है, हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होके यहां, ये तो खाली है यहां तो जाएगा नहीं। तो यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज है जल्दी बता दो। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए 3, बहुत अच्छा। अब आ जाओ फिर इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा अच्छा जी, अब ये 1 2 3 4, अब मैंने मान लिया इसको सेकेंड मान लो। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखने बोलूं तो बोलो तो बच्चा नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या होंगे। आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। तो फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए तुम बताओ नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या होंगे। देखो पीछे कभी नहीं आ सकते, याद रखना इस चीज को, बैक नहीं होता। नंबर ऑफ एक्सचेंज 2 हो जाएंगे, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब बचा थोड़ा एक बार और लिख लूं, कोई हड़बड़ी नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस जगह पे मैंने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 2 हो चुके, ये तीसरा। अब यहाँ पे तो हो गए नहीं क्योंकि ये खाली है, क्योंकि 3d4 है तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, इधर ही तो जा सकता है। यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या होंगे जल्दी बता दो। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज हो जाएंगे ओनली 1। तो जब मैं, अब फोर्थ तो पता नहीं, फोर्थ तो पीछे जा ही नहीं सकता, फोर्थ आगे भी नहीं जा सकता, इसलिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी 3 फर्स्ट, जब हम 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं जल्दी बता दो। नंबर ऑफ एक्सचेंज है सर 3 + 2 + 1, यानी टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए 6।
ठीक है, और जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी उतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, द हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज एंड कंसिक्वेंटली हैव लार्ज एक्सचेंज एनर्जी फॉर स्टेबलाइजेशन। ये इसका टॉपिक है। अब इसको समझो, यहां तक सबने देख लिया, घबराना नहीं है। अब जब हम D4 लिखते हैं तो हमें नंबर ऑफ एक्सचेंज मिले 6, तो इसी को मैं बदल के थोड़ा सा मैं लिख देता हूं D5। अब मैं कहता हूं नहीं मुझे भरोसा नहीं है सर, मैं D5 लिख के चेक करना चाहता हूं या चाहती हूं, कैसे होगा। तो चलो, अगर मैं D5 लिखूं, क्यों D5 ज्यादा स्टेबल होता है उसको देखो। अब आपको पता है D5 अगर कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा तो सबको 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको मैं मान लिया फर्स्ट, बोलो इसके कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आप तुरंत बता सकते हो सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये यहां जा सकता है, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज 4। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अब आप समझ ही चुके हो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 5, यहां लिखो 1 2 3 4 5, ये है आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन। बोलो नंबर ऑफ एक्सचेंज, सर एक यहां जा सकता है, एक यहां और एक यहां, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज 3। तो चलो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ, तुरंत आप बता दोगे सर थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज 2। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ, तो आपको पता है एक और कम, नंबर ऑफ एक्सचेंज फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 1। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हो नहीं सकता क्योंकि फोर्थ यहां जा सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर D5 मैं लिखूं तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं जल्दी बता दो। 4 + 3 + 2 + 1, कितने एक्सचेंज दिखे अगर D5 में लिखा 10, और अगर मैं D4 लिखना बैठूं तो कितने एक्सचेंज दिखे 6। तो बोलो किस जगह पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी फॉर स्टेबलाइजेशन के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए। तो जब मैं D5 लिखता हूं तो नंबर ऑफ एक्सचेंज D4 से ज्यादा, इसलिए क्रोमियम का D4 4s2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए इसको अरेंज करके क्या लिखते हैं 3d5 4s1। ये आपके सामने यहाँ पे प्रूफ हो चुका। इसी तरह से तुम कॉपर का लिख के देखो 3d9 4s2 और 3d10 4s2, तो आप देखोगे 3d10 4s2 में नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या होंगे ज्यादा, और ज्यादा एक्सचेंज होगी तो इट विल हैव लार्ज एक्सचेंज एनर्जी फॉर स्टेबलाइजेशन। इसी थ्योरी को मैंने हंस रूल में भी आपको बताया था। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्टेबलाइजेशन के लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है, पहला तो आपको चेक करना होगा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। आई थिंक सबको समझ में आ गया, कैटायन भी समझ में आ गया, एनायन भी समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हाफ फिल फुल फिल क्या होता है, सबसेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आराम से बता चुका हूं। आई होप सो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन मिस होगा। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक दो पेज और ऐड कर देता हूं। हाँ, अब थोड़ा सा मुझे ये बताना है इस जगह पे, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है Fe2+, ठीक है, अब पूछा जाए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो सबसे पहले आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, एस से, 4s से निकल गए, तो 1 2 3 4 5। आपको पता है D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस जगह पे क्या हो जाएगा जल्दी बता दो 4। तो अब आपसे पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या होता है √n n+2 bm, ठीक है। एन की जगह क्या पुट करोगे बच्चों 4 4 + 2 bm, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, √24 बोर मैग्नेटॉन। और अगर आपसे कोई पूछे इसी जगह पे थोड़ा चेंज करके कि Fe3+ का आप मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो आपको पता है Fe3+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 3d5। अगर मैं 3d5 लिखूं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं देखो 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5, तो म्यू इफेक्टिव कितना हो जाएगा जल्दी बता दो √5 5 + 2 bm, यानी क्या हो जाएगा √35 बोर मैग्नेटॉन।
तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने पूछे तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात और भी मैं ऐड कर देता हूं। क्या ऐड करना है? अगर मैं बात करूं Zn2 प्लस की 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोले तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। आपको पता है 2 प्लस है मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी d का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस फॉर्मेट में है बच्चों? हमें ये देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलोगे सर इस केस में तो n0 है, और जब n0 है तो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? रूट अंडर n n प्लस 2 bm। तो हमने जीरो पुट किया तो म्यू इफेक्टिव क्या हो गया? जीरो। अब यहाँ पे समझ लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो 5 तरीके के होती है, लेकिन अभी मैं 2 ही बताऊंगा और रेस्ट जो 3 है वो मैं सॉलिड स्टेट में पढ़ाऊंगा। इफ म्यू इफेक्टिव इज नॉट इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा शो करेगा वो सब्सटेंस? वो पैरामैग्नेटिक होगा, याद रखना। अब इफ म्यू इफेक्टिव इज, या म्यू इफेक्टिव या म्यू भी लिख सकते हो, इज 0 तो याद रखना वो सब्सटेंस होगा डायमैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। समझ में आया? ये ध्यान रखना। 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है: पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। जो सॉलिड स्टेट में मैं इसको और इलोबरेट करूंगा, लेकिन क्वेश्चन आता है पैरा और डायामैग्नेटिक। यानी म्यू अगर 0 हो जाए, यानी इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर सबस्टेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सबस्टेंस कैसा बिहेवियर शो करेगा? डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो समझ जाना कि वो कैसा बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक के जैसा। माइंड में सेट है? हाँ सर बिल्कुल सेट हो गया। आई होप सो आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक और चीज मैंने बताया था, याद करो, बताया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैंने कैसे निकालना बताया था? म्यू एल इज इक्वल टू रूट अंडर एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना बताया था? म्यू एस इज इक्वल टू रूट अंडर एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। याद आया? चलो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना है, कैसे होंगे क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस पे बताया था। याद आया? हाँ चलिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता दिया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बता दिया। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद करो, मैंने बताया था, एक बार और उसको भी रिवीजन कर लो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। उसके बाद हंस रूल मैंने क्या बताया था? हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मींस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बिल्कुल इस तरीके से फिल होंगे 1 2 3, बिल्कुल पैरेलल स्पिन में। और अगर इस तरीके से आपने फिल कर दिया 1 2 3, ये भी रॉन्ग है। और अगर इस कभी कभी इस तरह से भी दिखा जाता है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक जगह खाली करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो भी सिचुएशन आपको देखना होगा। आइडियल सिचुएशन क्या होता है? सबको सिंगल स्पिन में इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, यानी ये वाला सही तो ये वाला गलत है। आ गया समझ में? आई थिंक अबाउ रूल बता दिया, एन प्लस एल रूल बता दिया, आपको क्वांटम नंबर बता दिए। अब आपको पता है एक चीज हमेशा याद रखना, ऑर्बिट का सिंबल जो होता है उसको किससे शो करते हैं? एन से। उसके बाद अगर सब ऑर्बिट या सबसेल पूछे तो क्या होता है? एल से। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो ये ऑर्बिटल है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसको याद रखना, इसको लिखते हैं साई स्क्वायर से, जिसका डेरिवेशन मैं कल के क्लास में कराऊंगा, जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसी से ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस आया था। ठीक है, तो ये इसको लिखते कैसे हैं? साई स्क्वायर से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? अब अगर किसी को डाउट है तो एक बार माइक ऑन करो और पूछ सकते हो, और नहीं डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बताना था। अगर मैं बात करूं इस जगह पे एजीमुथल क्वांटम नंबर हो चुका, अब इस जगह पे एक छोटा सा चीज मैं और ऐड कर दूं। अगर कोई पूछे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग लिखते हैं एम। तो अगर ये पूछे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या शो करता है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका था, याद है सबको? हाँ सर बिल्कुल याद होगा, आई होप सो।
पूछने वाला नहीं हूँ, टेंशन मत लो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ये क्या बताता है जल्दी बता दो। ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस किस तरीके से है। और आपको पता है एक एल के लिए m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -l से +l, ये भी याद आया। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज इसमें बता दिया था, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये थर्ड में लिख देता हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर को s बोलते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ बच्चा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन बता रहा है इसको। ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट, हाँ, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इन इट्स ओन एक्सिस। तो ये चार चीजें कभी कभी क्वेश्चन में आती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ आपको लिख दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो या कॉपी में भी रख सकते हो, या इसका मैं तो नोट्स आपको भेज ही दूंगा, लेकिन आपको पता है जब मैं नोट्स भेजता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं इधर उधर लिख देता हूँ, तो इसलिए बेटर है आपकी जो इच्छा है वो आप देख लो। सारी चीजें मैं आपको बता चुका। अब हम लोग शायद बचा है और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जिसको मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ कल बताऊंगा। अब हम लोग ने जो थ्योरी पढ़ी है उस पे मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है ना। अब उस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, किस तरीके से उस क्वेश्चंस को हम लोग पूरे नहीं करेंगे, कुछ कुछ अभी स्पेसिफिक करेंगे, उसके बाद फिर कल भी करेंगे। और एक चीज, मैं आज एक यूट्यूब का लिंक भेजूंगा जिसमें डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, वो सारी चीजें मैं पढ़ाया था, तो उसको एक बार मैंने बोला था उसको ड्राइव डेरिवेशन करके बताऊंगा, तो वो वीडियो रेडी है यूट्यूब पे, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप फ्री होके डिस्कवरी कैथोड रेज, एनोड रेज, E/m का वैल्यू क्यों होता है, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कैसे निकालेंगे, क्यों चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, वो सारी चीजें मैंने बता दिया, वो पढ़ लेना। और लास्ट जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैं डिफाइन कर दूंगा, चैप्टर आपका रैप अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी बारी है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन सीरीज पे आ जाते हैं। आई थिंक क्वेश्चन सबको विजिबल है, चलो दिख रहा है ना सबको, बताते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आंसर। सारी थ्योरी मैं पढ़ा चुका, आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चाहिए। चलिए क्या आंसर आए हैं, ए और ए, बाकी बच्चे गीतांजलि, चलो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्या होता है, √अंडर l +1, यही तो होता है। एल की वैल्यू क्या होगी, डी के लिए 2 होती है क्या, हाँ, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ये है किसका, एक्चुअली क्रोमियम का है। तो आपको पता है क्रोमियम का है तो फिर कुछ भी हो जाए, होता कौन सा है, ग्राउंड स्टेट ही तो होगा ना, देख लो। हाँ, बी। चलिए इसका बताओ कौन सा क्वांटम नंबर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी और डी। आपको पता है अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कभी भी 3 हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है l की वैल्यू हमेशा लेस देन n ही होगी, तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे।
द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज नॉट करेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ग्राउंड स्टेट में वो करेक्ट नहीं है। तो बोलो ये किसको, बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के लिए है? आपको पता है एनर्जी ऑफ द एटम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल। आपको पता है ये बिल्कुल सही नहीं है, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सी। इंक का कलर से दिख रहा है क्या तुम लोग को? हाँ दिख ही रहा होगा, चलो रेड कर देते हैं, ये लो सी। ठीक है, हाँ चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है? सब पढ़ा चुका हूँ। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है बच्चा लोग? सेलेक्ट द पेयर ऑफ आयन विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको पता है Fe2+ में, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो ना, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेम है। Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 26 में बचे 23। Mn2+ में भी 25 होता है, 25 में बचे 23, इसी के तो सेम है, तो आई थिंक इन्हीं का तो सेम आ जाएगा, है ना। 3d5 इसका भी, 3d5 इसका भी। चलिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आता है। क्वेश्चन नंबर 6 बी, क्वेश्चन नंबर 5 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रिस्पेक्टिवली। अभी बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? साइज। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन। ये मिस मत करना, इसलिए मैंने अलग अलग एक तरीके से सारा कुछ एक जगह आपको टेबुलेट कर दिया। नेक्स्ट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, हड़बड़ी मत करो, पहले मुझे उसको थोड़ा जूम तो कर लेने दो। हाँ हो गया, दिख रहा होगा आप सबको। चलो ऊपर आ जाओ। हाँ अरे क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। The if an electron in hydrogen atom has an energy 78.4, आपको पता है En इज इक्वल टू क्या होता है? -316.4 n स्क्वायर होता है। En की वैल्यू दी हुई है 78, तो n की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? 316 डिवाइडेड बाय 78 कर दो ना, क्या आएगा? क्या आंसर आ रहा है तुम लोग का? कहाँ गया भाई? बी आया क्या? सेकेंड? चलो एक बार वो डिवाइड करके तो देख लें। अच्छा जेड की वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, जेड की वैल्यू 1 ही होती है, तो ऐसा मत बोल देना कि सर वो कहाँ छूट गया। लमसम फिगर लिया है 316 डिवाइडेड बाय 78। हाँ सेकेंड ऑर्बिट के लिए आएगा, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r2, रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड ऑर्बिट। ये तो बहुत इजी है, ये सब तो तुम लोग इजीली कर सकते हो क्या? ये सब तो तुम लोग कर लोगे, है ना। हाँ तो सेकेंड बोर्ड ऑर्बिट का है ना, सेकेंड और थर्ड का निकाल लो, निकल जाएगा आंसर। आंसर बताना है क्या? आंसर तो यार ढूंढना पड़ेगा, फिर कहाँ ढूंढे आंसर को। बनाते चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस बनाओ, मैं पूछता जाता हूँ, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। सॉल्व करते जाओ और